रेगिस्तान की उस तपती जमीन पर कोई नहीं था, लेकिन फिर भी लोग मर रहे थे। कातिल नजर नहीं आता था, बस गोली चलती थी और सब खामोश हो जाता था। कहानी शुरू होती है 2007 के आखिरी दिनों में। इराक और अमेरिका का युद्ध लगभग खत्म हो चुका था। प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश पहले ही जीत की घोषणा कर चुके थे और अब देश को फिर से बनाने का काम शुरू हो गया था। ऐसे समय में अमेरिकी सेना के दो सैनिक मैथ्यूज और आइजैक इराक के सुनसान रेगिस्तान में भेजे जाते हैं। उनका काम था कि एक पाइपलाइन की निगरानी करना, लेकिन वो जगह कुछ ठीक नहीं थी। जहां उन्हें भेजा गया वहां पहले से मौजूद सभी अमेरिकी कर्मचारी और सैनिक मारे जा चुके थे। अब नए मजदूरों को भेजने से पहले मैथ्यूज और आइजैक का काम था इस गुत्थी को सुलझाना कि उन लोगों को किसने मारा है। दोनों सैनिक चट्टानों और झाड़ियों की ओट में छिपकर पूरे इलाके पर नजर रख रहे थे। रेगिस्तान के धूप में बिना किसी हलचल के पूरे 20 घंटे गुजर जाते हैं। मैथ्यूज का सब्र जवाब देने लगता है। उसे लगता है कि शायद अब वहां कोई दुश्मन नहीं रहा। जगह जगह पड़ी हुई लाशें देखकर उनका शक और पक्का हो गया कि ये हमला किसी बड़ी टीम ने किया था जो काम खत्म करके वापस जा चुकी है। लेकिन आइजैक ने एक और बात नोट की। किसी भी भारी मूवमेंट के कोई निशान नहीं थे और ज्यादातर लोगों को सिर पर गोली लगने से मौत हुई थी। आइजैक को शक था कि ये काम जुबा नाम के कुख्यात इराकी स्नाइपर का हो सकता है, लेकिन मैथ्यूज को यकीन नहीं हुआ। उसके लिए ये मानना मुश्किल था कि कोई अकेला आदमी 30 सेकंड से भी कम वक्त में इतने सारे लोगों को कैसे मार सकता है। आखिरकार मैथ्यूज का धैर्य अब खत्म हो चुका था। उसने आइजैक से कवर करने को कहा और खुद नीचे उतरकर साइट के पास जा पहुंचा। आइजैक ने उसे रोका कि ये रिस्की है, लेकिन मैथ्यूज ने मजाक में बात को टाल दिया। मैथ्यूज एक एक बॉडी के पास जाकर सुराग ढूंढने लगता है और आइजैक की बात उसे सच लगने लगती है, क्योंकि सभी की मौत हेड शॉट से हुई थी। फिर वो साइट के बीचों बीच जा पहुंचा ताकि गोली आने की दिशा का अंदाजा लगा सके। आइजैक बार बार उसे पीछे हटने को कह रहा था, लेकिन तभी एक गोली चली और मैथ्यूज जमीन पर गिर पड़ा। उसके पैर में गहरी चोट लगी थी। मैथ्यूज की हेल्प करने के लिए आइजैक जिगजैग तरीके से उसकी ओर भागता है ताकि वो गोलियों से बच सके। लेकिन जैसे ही वो मैथ्यूज के पास पहुंचता है, एक गोली उसके पैर में लगती है। अब उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो मैथ्यूज को छोड़कर खुद एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिप जाए। मैथ्यूज अब भी जिंदा था। दर्द में कहराते हुए उसने आइजैक से कहा कि वो बेस से मदद मांगे। आइजैक ने अपनी पैर की ओर देखा। खून ज्यादा बह रहा था। आइजैक ने जल्दी से जख्मों को अपनी बेल्ट से बांधा ताकि खून ज्यादा न बहे। फिर उन्होंने रेडियो को उठाया और बेस से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि सिग्नल ही नहीं है। स्नाइपर ने एंटीना पर गोली चला दी थी। तभी मैथ्यूज ने कहा कि आइजैक दुश्मन को ढूंढे ताकि वो उसे निशाना बना सके। आइजैक ने उसे चेताया कि कोई भी हलचल उन्हें फिर से गोली का निशाना बना सकती है। आइजैक ने दीवार में एक छोटा सा छेद बनाने की कोशिश की ताकि वहां से स्कोप डालकर वो देख सके, लेकिन कुछ पत्थर गिर पड़े और उसे चोट लगी। मैथ्यूज ने अपनी बंदूक खींचने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा खून बह जाने के कारण वो बेहोश हो गए। अब आइजैक को समझ में आ गया था कि अगर कुछ नहीं किया तो उनकी हालत भी वैसी हो जाएगी जैसी दूसरे सैनिकों की हुई थी। उसने चाकू से अपने पैर में लगी हुई गोली को निकाला, इसी तरह पट्टी बांधी और वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो ईयरफोन में एक अजीब सी आवाज आ रही थी। आवाज बेस से किसी ऑफिसर की लग रही थी और आइजैक ने तुरंत सारी स्थिति समझाई और मदद की गुहार लगाई। लेकिन आइजैक को शक होने लगा जब वो ऑफिसर अजीब अजीब सवाल पूछने लगा, जैसे कि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, या फिर वो खड़े होकर हवा में गोली क्यों नहीं चलाते ताकि हेलीकॉप्टर उन्हें देख सके। आइजैक ने साफ कहा कि ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है और इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। धीरे धीरे उसने सामने वाले की लहजे में कुछ गड़बड़ महसूस की और फिर उन्हें समझ आया कि ये कोई अमेरिकी ऑफिसर नहीं बल्कि खुद जुबा था। जुबा ने उनकी रेडियो फ्रीक्वेंसी को हैक कर लिया था। अब उन्हें धोखे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। आइजैक ने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया, लेकिन जुबा तो मानो खेल खेलने के मूड में था। वो उनसे बातें करता रहा
जानना चाहता था कि आइजैक कौन है। आइजैक ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम जैसे लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं, जबकि यहाँ स्कूल, सड़क और पानी की व्यवस्था के लिए आए हैं। जुबा हंस पड़ा। उसने कहा, जो पैसा यहाँ लग रहा है वो आखिर में अमेरिका के पास वापस लौटेगा। बातचीत के बीच जुबा ने एक चौंकाने वाली बात कही। उसने आइजैक से कहा कि वो जानता है कि वो जो स्कोप इस्तेमाल कर रहा है वो पहले किसका था, और मैथ्यूस की बात भी उसने सुनी है। इसका मतलब था कि वो शुरू से ही उनकी बात सुन रहा था। आइजैक ने मौका देखा और पास पड़े एक लाश की ओर खिसकर उनका रेडियो लाने की कोशिश की। उसने देखा कि उसकी पानी की बोतल भी खाली थी। उसमें एक छोटा सा छेद था। जुबा ने जानबूझकर उसमें गोली मारी थी ताकि वो धीरे धीरे मरते रहे। उसी दौरान आइजैक ने लगी हुई गोली का खोल उठाया, उसका बारीकी से निरीक्षण किया ताकि जुबा के हथियार का मॉडल जान सके। उसने जुबा को आतंकी कहा, जिस पर जुबा फिर से हंस पड़ा। इस दौरान आइजैक ने स्कोप से देखा और अनुमान लगाया कि जुबा शायद कचरे के ढेर में छिपा हुआ है। इतनी गर्मी में वहां छिपे रहना इतना आसान नहीं था। मतलब वो कोई मामूली स्नाइपर नहीं था। लेकिन जुबा ने फिर दावा किया कि वो कोई मशहूर स्नाइपर नहीं, बस एक आम इराकी है जो अपना देश बचा रहा है। आइजैक को शक हुआ कि शायद वो कभी अमेरिकी आर्मी में था, लेकिन जुबा ने इस पर भी इनकार कर दिया। बातचीत करते हुए आइजैक ने बताया कि एक उसका दोस्त था जिसके साथ वो बचपन से बड़ा हुआ और बाद में दोनों सेना में एक साथ शामिल हुए, लेकिन अब वो नहीं रहा। प्यास और थकान अब आइजैक पर हावी हो रही थी। उसने एक चाल चली, अपनी जैकेट और हेलमेट को बंदूक पर रखकर दीवार के ऊपर हिलाया ताकि जुबा धोखा खा जाए, लेकिन वो चाल भी नाकाम रही। हेलमेट दीवार की दूसरी तरफ गिर गया। हालत बिगड़ रहे थे। आखिरकार आइजैक ने जान जोखिम में डालकर मैदान में पड़े एक और लाश के पास दौड़ लगाई। जुबा की गोलियों से बचते हुए बैग और रेडियो लेकर दीवार के पीछे आ गया। बैग में पानी और कुछ कैंडी मिली, जिससे थोड़ी राहत मिली, लेकिन दुर्भाग्य से वो रेडियो भी खराब था। जुबा ने दीवार पर गोली चलाई और आइजैक के स्कोप को बुरी तरह से तोड़ दिया। तभी उसके ईयरफोन में मैथ्यूस की आवाज सुनाई दी। मैथ्यूस अभी भी जिंदा था। आइजैक ने उसे स्नाइपर की लोकेशन बताई। मैथ्यूस ने एक शीशे जैसे चमकती हुई कीज उठाई और कचरे के ढेर में देखने की कोशिश की। दूसरी तरफ जुबा अब भी बातचीत में उलझा था। वो बताने लगा कि वो एक स्कूल का टीचर था और जब उसके एक छात्र की मौत अमेरिकी हमले में हुई तो उसने बदला लेने की ठान ली। जिस दीवार के पीछे आइजैक छिपा था वो उसी स्कूल का मलबा था। जुबा ने फिर धमकी दी, अगर आइजैक बात नहीं करेगा तो वो मैथ्यूस को गोली मार देगा। आइजैक ने आखिरकार एक गहरी बात कबूल की कि उनके पुराने साथी की मौत दरअसल उनके एक गलत फैसले की वजह से हुई थी। मैथ्यूस ने अब अपनी बंदूक उठाई और कचरे के ढेर में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन तभी जुबा ने मैथ्यूस के कंधे पर गोली मार दी। आइजैक ने उनसे कहा कि रेंगते हुए वो दीवार तक आए, लेकिन जैसे ही वो दीवार तक पहुंचता है जुबा ने उसके सिर पर गोली मार दी। आइजैक टूट चुका था। उसने कहा, मैं घर जाना चाहता हूँ। जुबा ने जवाब दिया, तुम अगर सच में घर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। जुबा ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो जब युद्ध तो खत्म हो चुका है? आइजैक रुका, फिर धीरे से बोला, क्योंकि मैंने अपने दोस्त को मारा था। उसने कबूल किया कि उसने गलती से अपने दोस्त डीन को गोली मार दी थी और सबसे झूठ बोला था कि उसे दुश्मन ने मारा था। तभी रेडियो पर कुछ आवाजें आई। आइजैक ने सुना, लेकिन उसका सिग्नल भेजने का सिस्टम टूट चुका था। हैरानी की बात थी कि जुबा भी उस बातचीत में शामिल हो गया। उसने आइजैक के नाम का इस्तेमाल करके बैकअप टीम को बुलाया। आइजैक अब समझ गया, जुबा अमेरिकी कम्युनिकेशंस को हैक कर रहा था ताकि बैकअप टीम बुलाकर उन्हें मार सके। आइजैक ने बातचीत को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तभी उसके पैर में दर्द हुआ। एक कौवा उसके घाव को चोंच मार रहा था। उसे लगा शायद अब वो सचमुच मर चुका है। उसने हिम्मत जुटाई, एक रस्सी और लकड़ी से मैथ्यूस की राइफल खींच ली। उसने कचरे के ढेर को निशाना बनाया। उसी वक्त हेलीकॉप्टर की आवाज आई। मदद आने वाली थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये जुबा का फैलाया हुआ जाल है। आइजैक ने दीवार को धक्का दिया ताकि धूल के बादल उठे और जुबा उन्हें देख ना सके।
उसने कचरे के ढेर पर गोलियां चलाई। उसे यकीन नहीं था कि वो निशाना लगा पाया या नहीं, लेकिन जब जुबा ने पलटकर कोई गोली नहीं चलाई तो उसे लगा कि शायद जुबा मारा गया। हेलीकॉप्टर उतरा, आइजैक को स्ट्रेचर पर लेटाया गया और इलाज शुरू हुआ। आइजैक जुबा के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हेलीकॉप्टर की आवाज़ में उसकी आवाज़ दब गई। तभी जुबा ने गोलीबारी शुरू कर दी, एक एक करके सभी मेडिकल स्टाफ को मार दिया। फिर उसने पायलट को भी गोली मार दी। हेलीकॉप्टर क्रैश होकर नीचे गिरा और आइजैक की मौत हो गई। जुबा ने अपना वादा निभाया, उसने इशाक को गोली नहीं मारी। कहानी के अंत में जुबा फिर से अमेरिकी रेडियो को हैक करता है और अमेरिकी सैनिक होने का नाटक करके हेल्प के लिए एक और बैकअप टीम बुलाता है। मौत का खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ, वो ऐसे ही सैनिकों को बुलाता रहेगा और उनको मारता रहेगा। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई फीडबैक हो तो हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।